बचाओ आज हम खत्म करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास वाला कुछ याद है या सब चौपट करके आए हो? अनुज, लुक एट मी, है ना। हाँ, तो लास्ट क्लास वाला कुछ याद है या चौपट करके आए हो? याद है? याद है? कुछ पूछूं? अच्छा, ये क्या होता है पूछना शुरू कर? तुमसे ना पूछूं? वो लड़का इंटेलिजेंट है, उसको सब पता है। अनुज, कुछ बताओ लोकसभा के बारे में। देखो, आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बता सकते हैं कुछ भी एक्सपाइजेड क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन लोकसभा, और इसकी टेन्योर कितना होता है, कितने मेंबर्स उसमें हैं। डू यू हैव रिमेंबर एनीथिंग? 5 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। और 545, ओके। अभी एट प्रेजेंट मेंबर हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मोहन? 552, क्लियर। खुशबू, 2 लोकसभा के सेशन के बीच में मिनिमम नहीं मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? हाँ, खुशबू कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से? बजट, मॉनसून और विंटर। हाँ, तो अब 2 सेशन के बीच में अधिकतम कितना गैप हो सकता है? देवी ऐसे उंगली पे गिनती है जनवरी फरवरी, हैं? 2 महीने। हाँ प्राची, 6 मंथ। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। खुशबू ध्यान दो। बजट सेशन का फरवरी से मई तक है, और फिर जुलाई से सितंबर। जरूरी नहीं है कि तीनों ही सेशन हो, एक साल में। तेरे से नहीं बोल रही हूँ। अरे मान जाओ, अरे अरे क्या मसला है? ठीक है, वो बात कर दी, उसको बताने दो। हाँ, नहीं तो वो तो ये हुआ कि फिक्स सेशन है, 3 सेशन होते हैं, इतना होगा। अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अरे तूने क्या इसको बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है क्या? इसने बाउंसर रख लिया है ना। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने देख लिया था, बाकी चीजें देख ली थी। अब हमें देखनी है फाइनेंशियल पावर ऑफ लोकसभा, ठीक है। एक आध दो बताओ जरा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। लोकसभा की वित्तीय अधिकार क्या है, वित्तीय शक्तियां क्या हैं? मोहन बताओ। अच्छा, यहां से मटेरियल मिला हुआ है, किताबें मिली हुई है, कभी गलती से खुलती हैं? कभी नहीं खुलती। या तुमको सबको एनडीए सीडीएस सब कुछ करना है, उनको किताबों को खोलना होता है। जैसे जैसे घर पे जाएं, जब बोर हो गए एकदम, किताब रख के छज्जे पे खोल के, छज्जे पे रख के, अच्छा सो जाता है। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है, बुक्स का कुछ तो प्रयोग हो, जैसे कभी नींद ना आए तो ऐसे खोल लो, अपने आप नींद आ जानी है। इसलिए सही कह रहा, बाहर निकाल दूंगा। देखो इधर, लोकसभा हैज वास्ट फाइनेंशियल पावर, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा आफ्टर हैविंग सीन पास्ड बाय इट, द मनी बिल गोज टू द राज्यसभा। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तुम्हें मनी बिल के बारे में सब कुछ पता है, जरा बता देना मोहन 2-4 बातें। तो ये मनी बिल का अधिकार तो लोकसभा में होता है। अधिकार लोकसभा में होता है, इसका क्या मतलब है? लोकसभा में मनी बिल ओनली कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ओके। हाँ आगे और बताओ, कुछ बताओ भाई, आप बता दो। पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ऐसा? और बताना जरा। सबसे सही चीज है कि मैक्सिमम प्रिविलेजेस फाइनेंशियल बिल पे किसके पास में है? लोकसभा के पास में। लोकसभा में पेश होता है, और विद इसको, अच्छा कोई बिल वेदर इट इज मनी बिल और नॉट, ये कौन बताएगा? स्पीकर।
स्पीकर प्रमाणित करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। और मनी बिल किसकी इच्छा से, पूर्व इच्छा से रखा जाता है? राष्ट्रपति जी की इच्छा से लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस इस पर नहीं है। राज्यसभा में जाएगा, वो 14 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, 14 दिन में या तो संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना इसको वो पास कर सकते हैं। लेकिन ये मानने और ना मानने केवल और केवल लोकसभा के ऊपर है। अगर उन्होंने 14 दिन से ज़्यादा भी, किसने, राज्यसभा ने 14 दिन से ज़्यादा भी इस बिल को अपने पास रखा तो भी ये बिल क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। तो आप कह सकते हो कि मनी बिल पर मैक्सिमम अधिकार किसके पास में है? लोकसभा के। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रख के चलना है इसको, ठीक है। सच बिल कैन बी डिलीड बाय राज्यसभा फॉर मैक्सिमम 14 डेज। केवल 14 दिन तक अपने पास में रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 14 दिन से ज्यादा भी रखेगा तो ये बिल क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। इफ राज्यसभा fails to pass a money bill and 14 days elapse from the date of the submission of bill to it, तो भी क्या होना है? तो भी, मोहन इतना ऐसे कैसे देख रहे हो? टूट भी सकता है ये। हाँ नहीं, एकदम यूं कुछ पूछना तो मुझसे पूछो, इस पे क्या गुस्सा है बेचारे पे? नहीं, देखो 14 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है तो इस बिल को कहाँ भेज दिया जाएगा? राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते ही ये बिल क्या बन जाएगा? मनी बिल पास हो जाएगा। क्लियर? और देखो, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट एज वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट, ये अभी आपको बताया ही था। कौन फाइनल डिसीजन देगा वेदर इट इज मनी बिल और नॉट? ये बताएंगे हमें लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है? तो देखो यहां से कितने प्रश्न बन रहे हैं। एक तो क्वेश्चन यही बन गया आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें बन गया, और ये थर्ड क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अच्छा, हिज डिसीजन इज फाइनल, उनका निर्णय जो है वो अंतिम होगा और किसी न्यायालय में इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है? और तो इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लाइव नहीं जा रही है, उनको बुलाओ भाई। देखो बाहर कहीं खड़े हो, देखो मैं यहीं खड़ा हूँ। रिकॉर्डिंग में बाधाएं आ रही हैं। अरे आ तो दिए, चल रहा है भाई, चल रहा है। इसको बोलो वापस आ जाए, चल रहा है सारा, सारा ओके है। मैं लिंक से ओपन किया। अच्छा, लाइव देखने के लिए फोन भी अच्छा होना चाहिए। इसको कबाड़े को दो। कितना महंगा है? इतना कितना महंगा है कि इसमें लाइव नहीं आता? ओह, मेरा तो चल रहा है। दोबारा सेंड करा लो ना, ग्रुप में जाके दोबारा से क्लिक कर लो, फोन चेंज करो। बैठ जाओ, जल्दी बैठो। चलो, वो तो आ ही जाएगा। आगे देखो, आकांक्षा, अक्षता, देखो। ठीक है, अरे इधर 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 देखो सारी। ठीक है चल रहा है। जुडिशियल पावर ऑफ लोकसभा। जुडिशियल पावर क्या हो सकती है? अगर कोई लोकसभा के अंदर में कोई डिस्प्यूट है, कोई अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर करता है, तो स्पीकर हैज अ एब्सोल्यूट पावर टू पनिश दैट गाय और जेंटलमैन। ठीक है, देखो इधर,
Lok Sabha also performed some judicial function. The impeachment proceedings can be taken up against the president either in the Lok Sabha or the Rajya Sabha. Impeachment का प्रोसेस कहाँ शुरू हो सकता है? लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी impeachment का प्रोसेस शुरू हो सकता है. And what is the impeachment? महाभियोग क्या होता है? इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है अंडर द आर्टिकल 61. एंड व्हाट इज द इम्पीचमेंट? खुशबू, महाभियोग क्या होता है? हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से बता दो. मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है. एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. प्राची, अनुज, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी में. ठीक है. सर आपकी फॉर्मूलाइज चल रही है और फॉर्मूला चली लाइक आपको आपने भेज रखा है लिंक दोबारा वही मैं सेंड करता हूँ. रुको, आप सेंड करें. मैं सेंड करता हूँ. मैंने कहाँ से चलाया था ये? मैं दोबारा इसे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ. ठीक है. अपना ये लिंक करवा देखो, अब तो मेरा ही बंद हो गया. फोन बदलें? नहीं, मेरा तो ठीक है. ये तो वाला फोन इस तरफ रखें सर. ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक ठाक अभी चल ही रहा था. लाइव नहीं जाए ना आप लोग, लाइव पढ़ो, उसको छोड़ो, वो आके अपने आप देखेंगे. मेरे हिसाब से कुछ लोगों के पास लिंक होगा, वो देख पा रहे होंगे. शायद हमारे में कुछ वो नहीं हो. मैं तो अभी चल रहा था यार. इसको देख लो, वरना फिर टाइम छूट जाएगा ना. या करवाऊँ फिर कुछ? वो है कहाँ? पता नहीं नीचे तक. छोड़ो, इधर देखो. देखो, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ चाहिए होती है. 2/3 मेजॉरिटी से हम इम्पीचमेंट के प्रोसेस को पास करते हैं. अगर सबसे पहले क्या होता है कि जांच आरोप लगाए जाते हैं इम्पीचमेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट पे हैं या जिस पे भी इम्पीचमेंट चलानी है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं या हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश पे प्रोसीडिंग्स होनी है, तो सबसे पहले उन पे आरोप लगते हैं. आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है. कमेटी जब अपनी सिफारिश दे दी जाती है तो इन पे क्या शुरू होता है? इम्पीचमेंट शुरू होता है. लोकसभा में शुरू हो सकता है, राज्यसभा में शुरू हो सकता है. जिस सदन में भी शुरू होगा वो राष्ट्रपति जी को या जिस पे भी इम्पीचमेंट शुरू हो रही है उसको 14 days एडवांस नोटिस शुड बी गिवन टू दैट गाय. ठीक है. उस बंदे को बुला लिया जाएगा नोटिस देके कि आप आओ, अपनी सफाई में अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहें. और उसके बाद फिर वहाँ वोटिंग होगी. वोटिंग अगर उस बंदे के पक्ष में रहेगी जिस पे इम्पीचमेंट हो रहा है तो वो बच जाएंगे. अदरवाइज वो बिल पास हो जाएगा और इसको फिर सेकेंड हाउस में सेंड कर दिया जाएगा. ठीक है. वहां पे भी अगर उनके अगेंस्ट होता है तो वो अपने पद पे नहीं रहेंगे. अगर उनके पक्ष में वोटिंग हो जाती है तो वो अपने पद पर बने रहेंगे. यही क्या है? महाअभियोग. ठीक है. लोकसभा ऑल्सो, अच्छा वो सेम ही हो गया. आगे देखो. सेम वही है. इधर आ जाओ. इलेक्टोरल फंक्शन. लोकसभा के चुनाव के इलेक्टोरल फंक्शन क्या है? जैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव देख रहे हैं, वो कौन करा रहा है? लोकसभा में हो रही है. वो देखो, द लोकसभा ऑल्सो परफॉर्म द इलेक्टोरल फंक्शन. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. इसके अलावा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कौन कराता है? प्रेसिडेंट नहीं. चुनाव में ये वोटिंग करते हैं. इसके अलावा
ऑल मेंबर्स नहीं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव भी कहाँ से हो रहा है? लोकसभा से चुनाव, ठीक है। इसके आगे देखो, सम अदर पावर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा जॉइंटली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संयुक्त तौर से दोनों के दोनों ये करते हैं। एक बता सकते हो कोई भी एक बताओ। अरे जॉइंट सेटिंग संसद का संयुक्त अधिवेशन जो दोनों सम्मिलित रूप से करते हैं ना। इमरजेंसी प्रोविज़न में जब इमरजेंसी प्रोविज़न को ख़त्म करना होता है तो भी परफॉर्म करेंगे। अच्छा जरा ये बताना, जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है? कल पढ़ाया था। अरे मैंने अभी तो इसकी तरफ उंगली की थी। अच्छा आपने कॉपी खोली हुई है, गुड। देखो, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी जब कोई अध्यादेश निकालते हैं तो अध्यादेश पर दोनों सदनों की सहमति चाहिए होती है। पहले तो वो निकाल देते हैं, अगर अध्यादेश को समाप्त करना है या उसको कंटिन्यू रखना है तो क्या चाहिए? हमें दोनों सदनों का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखो, चेंज ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंज इन द नेम ऑफ एनी स्टेट। मतलब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में क्या बोलता है? हमें बताया गया है कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, और उसके बाद फिर आर्टिकल 2 में किस तरीके से राज्यों का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से राज्यों का इंटीग्रेशन होगा, या किस तरीके से राज्यों को सेपरेट किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। और इसमें दोनों सदनों की वैल्यू क्या ये जो काम होंगे, नए राज्यों का चाहे गठन है, चाहे एक राज्य में से 2 राज्यों को बनाना है, इसमें दोनों सदनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे सन 2000 में उत्तर प्रदेश में से क्या बना? उत्तराखंड बना। मध्य प्रदेश में से क्या बना? छत्तीसगढ़। बिहार में से क्या बना? झारखंड। तो ये सारी की सारी चीजों में दोनों सदनों की भूमिका क्या है? इक्वल है, ठीक है। और एक और चीज सुनो, आप सब लोगों के पास में मटेरियल है, सबके पास में है। जैसे हम यहाँ पे लोकसभा करते हैं तो ये तो आपको मिल ही जाना है, उस बुक को भी साथ के साथ में खत्म करते रहना है, सबके पास में है ना। और उसमें पॉइंट फॉर्मेट में सारी की सारी चीज़ें वैसे ही दे रखी हैं जैसी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट में मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है वो किताब नहीं खोलनी है, बहुत वैल्यूबल किताब है, उसको पूरा खत्म करना है। जब हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर दें उसके बाद उस किताब में से जाके क्या कर लेना है, कंप्लीट कर देना अंडरलाइन करके। और वहाँ कोई चीज़ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है या कुछ दिक्कत है तो उसको ले आओ, एक्स्ट्रा टाइम लेके उसको खत्म कर लो। वो बुक है नहीं 10 से 12 दिन की है, 300 के आसपास पेज हैं, 10 दिन में खत्म हो जाएगी, आपका ये कंप्लीट हो जाना है, लेकिन मेहनत कर लो, ठीक है। आर्टिकल 2 ना 1 से 4 संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में क्रिएशन के विषय बना रहे, ठीक है। और देखो, चेंजेस इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिकता के विषय में, उनका अधिकार क्षेत्र कितना होगा, उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, उनमें अगर कोई चेंजेस करना है, उसमें कुछ जोड़ना है, उसमें कुछ घटाना है, उसमें कुछ बढ़ाना है, तो इस संबंध में भी प्रस्ताव कहाँ? दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में पास होने अनिवार्य है, ठीक है। और देख लो, चेंजेस द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशंस आपको पूरी करनी चाहिए। उनमें अगर संसद चाहे तो कुछ बढ़ा सकता है और संसद चाहे तो कुछ घटा सकता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जा अजीत बता दो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ भी बता दो। कुछ भी बता दे, जा तेलिया 7 खून माफ बोल। अच्छा इससे आसान कुछ है? अजीत बिल्कुल, अजीत ही नाम है ना? सचिन बिल्कुल नहीं पढ़ते, बहुत गलत बात है। और देखो तुमने पैसे भी दिए हैं, मैथ क्या है ना,
पढ़ाई करो। सर इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए और वोटर होना चाहिए, इंडिया का रजिस्टर्ड वोटर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर इतनी नहीं है शायद। इतनी क्या, बिल्कुल भी नहीं है। डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो नहीं, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो इस तरीके से है, बस इतना ही तो है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ना? लर्न कर लो यार, लर्न कर लो। देखो, रिवाइजिंग द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्यों की सैलरी कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? दोनों करेंगे। अच्छा, एक इधर इससे पहले एक रह गया, स्टेट लेजिस्लेचर की आधिकारिकता भी कौन निर्धारित करता है? संसद कर देता है। लेकिन इसमें ये बताओ, इन लोगों की सैलरी कौन डिसाइड करता है? ये क्या है? राज्य विधानमंडल। अब देखो इधर देख लो, संसद में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी कौन डिसाइड कर दें? संसद कर दिए, यानी दोनों सदन कर दें, लोकसभा भी इन्वॉल्व है उसमें, राज्यसभा भी इन्वॉल्व है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की सैलरी कौन डिसाइड करता है? पहला पता है नहीं क्या होता है? राज्य विधानमंडल। देश में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन हैं, बाकी सब में क्या है? सिंगल हाउस है, पता है ना? जरा इसके 2 हिस्से बताना कौन कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? ये खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, इन दोनों में अंतर पता है ना? दोनों में अंतर? अक्षता नहीं, आप ही बता दो कुछ। अपर लोअर हाउस कह सकते हैं, ये अपर है, लोअर है? ये अपर है। लोअर है। ये क्या है? काउंसिल में नॉमिनेटेड लोग आते हैं, इसमें अप्रत्यक्ष तौर से चुनाव होता है, जबकि इसमें प्रत्यक्ष तौर से चुनाव होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लोकसभा, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राज्यसभा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा इसके बाद यही होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो, राज्यों में भी स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं। लेजिस्लेचर के 2 पार्ट होते हैं, काउंसिल और असेंबली। 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें दोनों हैं, बाकी भारत के अधिकतम राज्यों में केवल एक ही सदन होता है जिसको बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, सचिन तुम तो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का आदमी तो वैसे ही राजनीतिज्ञ होता है। राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, होना चाहिए यार। कहाँ से हो? कासगंज से होने के बाद भी देखो जा, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब देखो, सेटिंग अप द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट। सेंटर में होता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। इसी प्रकार से हर एक राज्य का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। क्या होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन, जो वहां के लिए सारी की सारी रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। संसद चाहे तो किन्हीं 2 राज्यों के लिए कोई सी सिंगल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बना सकता है, और वो चाहे तो इंडिविजुअल भी बना सकता है। ज़्यादातर राज्यों का अपना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी है ना,
इसी तरीके से हर एक राज्य के अपने अपने बोर्ड हैं जो वहां पे रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। इनको कौन बना रहा है? और राज्यसभा। ठीक है, इसके अलावा देख लो, पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ एब्लिशिंग एंड क्रिएटिंग अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये क्या कर रहे हैं, कहां गया ये, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये क्या कर सकते हैं, अपर चैम्बर को क्रिएट कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? अभी बताया था इसके 2 सेक्शन होते हैं। सर जैसे यूपीएससी के ऐड को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जी, तो जैसे जो स्टेट पीसीएस है उसके ऐड को पार्लियामेंट गवर्नर कर दिया उसका अपॉइंटमेंट कहां से आता है? गवर्नर के थ्रू आता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के 2 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। इसको बोलते हैं विधानसभा, विधानसभा, और इसको बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, अब लगभग भारत के सभी राज्यों में अपनी क्या है, विधानसभा है, लेकिन 6 राज्यों को छोड़ के किसी में भी विधान परिषद नहीं है। तो अब ये पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी राज्य के लिए वो विधान परिषद को यानी कि अपर चैम्बर को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट द काउंसिल इन एनी स्टेट? कैसे बताओ तुषार, कोई आइडिया? अच्छा देखो, टीचिंग वन वे प्रोसेस नहीं है कि मैं बोलता हूं तुम लोग सुनते हो। जब तक तुम सामने से नहीं बोलोगे ना तब तक मजा सा आएगा नहीं। और ये नहीं सोचो लाइव चल रही है क्या, जो मन में आए वो बोलो, लेकिन आपके आपके व्यूज आने चाहिए। उससे क्या होगा ना, देखो एक होती है थीसिस, एक होती है एंटीथीसिस, फिर दोनों के सहयोग से क्या मिलेगी, तब आप किसी सहयोग से क्या संवाद पे पहुंचेंगे ना किसी पे। तो ऐसे चुप नहीं बैठना है, आपको जितना आता है जो आता है बताओ, उसमें फिर इंप्रूवमेंट करते हैं ना। आप लोग एकदम शांति रहते हो। कोई आइडिया? प्राची बताओ, अनुज। वोटिंग करके ऐसे ही देखो क्या होता है यदि किसी राज्य में काउंसिल बनानी है, सुन लो ध्यान से तुषार, अगर किसी राज्य में काउंसिल बनानी है तो क्या होगा, उस राज्य की विधानसभा इस संबंध में प्रस्ताव पास करेगी। मान लेते हैं कि अभी हरियाणा में काउंसिल नहीं है, मान क्या लेते हैं, है ही नहीं, मान नहीं क्या उसमें, जब है ही नहीं तो है ही नहीं। ठीक है, विधानसभा हरियाणा में केवल असेंबली है, काउंसिल नहीं है। अब हरियाणा के लोग चाहते नहीं यार हमारे यहां भी क्या हो, काउंसिल हो। अब होगा क्या, वहां पे विधानसभा में इस संबंध में एक प्रपोजल आएगा कि हम अपने यहां पे क्या करना चाहते हैं, काउंसिल बनाना चाहते हैं। वो ये प्रपोजल पास करेंगे। प्रपोजल पास होने के बाद उसे संसद में आएगा। संसद के दोनों सदन अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और राष्ट्रपति जी उसको अनुमोदन दे देते हैं या हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उस राज्य में क्या बन जाएगी, विधान परिषद बन जाएगी। क्लियर हुआ? अब ये समाप्त कैसे होगी, ये क्या लिखा हुआ है यहां पे? अभी हमने क्या देख लिया, क्रिएटिंग देख लिया ना कि क्रिएट कैसे होगी। अब हमें क्या देखना है कि विधानसभा का अंत कैसे होगा। हाँ, विधान परिषद का अंत कैसे होगा। बेसिकली इनका उद्देश्य बड़ा पवित्र था कि राज्य में विधान परिषद होगी तो राज्य की जरूरतों के अनुसार से इसमें स्पेशलाइज्ड लोगों का सदन होगा, जो जब पॉलिसी मेकिंग होगी तो उनके सजेशन उस राज्य को मदद करेंगे। लेकिन अब ऐसा उद्देश्य बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में वो क्या रहा है, जो अपना विधायकी का चुनाव आ जाता है उसको एमएलसी बना देते हैं ये लोग, ऐसे ही चल रहा है ना। तो जो मूल उद्देश्य है, इसकी जो मूल भावना थी वो तो खत्म ही हो गई। अब क्या है, जो असेंबली का चुनाव हार रहा है वो बैकडोर एंट्री से कहां जा रहा है,
काउंसिल में जा रहा है, जबकि ये स्पेशलाइज्ड लोगों का सदन था। जैसे सेंटर में राज्यसभा है, सेंटर में राज्यसभा किस लिए थी कि स्पेशलाइज्ड लोगों को, बहुत समय ऐसा होता है लोकतंत्र में कि जो चुने हुए लोग हैं वो उस लेवल पे नहीं है कि जिससे पॉलिसी मेकिंग में एक एफिशिएंट पॉलिसी बन सके। तो हम क्या करते हैं, राज्यसभा में डिफरेंट एरिया से स्पेशलाइज्ड लोगों को लेके आते हैं। मान लो हमें अपने टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म करना है, अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपने जनप्रतिनिधि हैं, भाई उनका परिवेश उनका कल्चर अलग रहा है, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो हो सकता है कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनके पास वो अनुभव ना हो जो किसी स्पेशलाइज्ड व्यक्ति के पास में। हम क्या करते हैं कि राज्यसभा में उन सभी स्पेशलाइज्ड लोगों को, डिफरेंट क्षेत्र के लोगों को हम लेके आते हैं, यही करते हैं। फिर जब पॉलिसी बनेगी तो उनके सजेशन बेहतर होंगे या नहीं होंगे, देश के सामने एक अच्छी पॉलिसी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो ये बेसिक उद्देश्य था राज्यसभा का कि इसमें उन लोगों को लेके आए जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष काम किए हैं। पर हो उल्टा गया है। अब जैसे कि लोकसभा का कोई चुनाव नहीं जीत पा रहा है व्यक्ति, पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या करेंगे, राज्यसभा से नॉमिनेट कर देंगे, और राज्यसभा से क्या आ जाएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो जो मूल उद्देश्य था ना राज्यसभा का, वो कहीं ना कहीं भटक गया है। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो ऐसा ही है। सेम यहां पे था, जो असेंबली का चुनाव नहीं जीत पा रहा है वो कहां जा रहा है, काउंसिल में आ जा रहा है। विधायकी बनी रहनी चाहिए, गाड़ी पे लाल बत्ती लगी रहनी चाहिए, बाकी सब मामले अलग हैं। ऐसे ही हो रहा है। हाँ, अब जब समाप्त करनी है तो कैसे होंगी, सेम असेंबली में ही इसे रिमूव करने संबंधी प्रस्ताव पास किया जाएगा, वो प्रस्ताव फिर संसद में जाएगा, संसद के दोनों सदन उस प्रस्ताव को मान लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, विधानसभा वहां से समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अप्रूवल ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल का जो डिक्लेरेशन होता है उसको संसद से क्या मिलता है, अप्रूवल मिलता है संसद के दोनों सदनों से, तो वो फिर क्या हो जाएगी, वैध हो जाएगी। ठीक है, और देख लें। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताओ किस स्टेट में लोकसभा की कितनी सीट्स, क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये एक लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से कर लोगे। फोटो खींचना वैसे भी मिल जाएगी, खींच लो, खींचना है तो। सुनो, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यूपी में। इसके अलावा किन दो राज्यों में सीटें इक्वल हैं, वहां से प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा किन राज्यों में एक एक सीट है, वहां से प्रश्न जाते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के अधिकतम राज्य, वहां पे एक एक दो दो सीट्स है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इधर आंध्र प्रदेश में कितनी सीट्स हैं, 25, अरुणाचल में 2, असम 4, 40, 11, गोवा में 2। इस तरीके से ये क्या है, सीट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा केरल में मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2। ये आ गया अपना उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीटें, पॉपुलेशन ही ज़्यादा है तो सीट। अच्छा, सीटों का निर्धारण कैसे होता है, जनसंख्या के अनुपात, जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में क्या हो जाता है, सीटों का आरक्षण। इसको एक बार ध्यान से कर लोगे। फिर आपसे यूनियन टेरिटरीज की सीट्स पूछ ली जाती हैं।
पहले यूनिटैरिटी कितने थे? 7 थे, अब कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स किस में हैं? तो दिल्ली में हैं, उसके बाद किस में हैं? जम्मू एंड कश्मीर में हैं। तो इनसे आप क्या कर लोगे? क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब जल्दी से एक बार लोकसभा की समरी कर लें। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, आप जल्दी से फटाक से बता दो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, तो फिर क्या होगा, हम इसको वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है लोकसभा समझ में आया होगा। 2 दिन हो गए लोकसभा में। अब कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो, जो आपको आज तक समझ में नहीं आया हो, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि लोकसभा का कभी कोई क्वेश्चन फंसे हो आप लोगों से ना हो। किताबें हैं आप लोगों के पास में, लेके आए हो? जल्दी से निकाल लो, पूरा एक बार रीडिंग कर दो, जहां से जो नहीं समझ में आ रहा उसको पूछ लो। नहीं है बुक, घर पे पढ़ लेना है। हम अगला टॉपिक ही कर लेते हैं। अगला टॉपिक कर लें? अगर नहीं है तो फिर क्या, अगला टॉपिक हम लोग करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना है। मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछ लूँ, 2 दिन हो गए हैं लोकसभा पे हमें डिस्कस करते करते। 2-4 क्वेश्चन पूछ लूँ? खुशबू पूछूं? तो फिर तुषार बताएगा। तुषार, आपने 2 दिन से पूरी क्लास ली है, कल ऑफिस में बैठ के ली थी, मुझे याद है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य को किन कारणों से हटाया जा सकता है, या कैसे कैसे हटाया जा सकता है, जल्दी से बता दो। डिस्कस कर लो, पूछ लो आपस में। अनुज, कोई आइडिया? एक तो वो खुद ही रेजिग्नेशन दे दे, और के अगेंस्ट में कोई जो क्रिमिनल चार्जेस वो अप्रूव हो जाए। उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस लगने से क्या सदस्यता चली जाएगी? वो मतलब उस पे शामिल हो जाए, अपराध में शामिल हो जाए या उसको सजा हो जाए कोर्ट से? बताओ। सजा हो जाए सर, सजा। हाँ, जब कोर्ट से उसको सजा हो जाएगी तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा ना, फिर तो पूरा प्रोसीडिंग, ये तो फिर वही हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे हम लोग। अगर कोई सदन से 60 दिन बिना बताए अनुपस्थित रहेगा तो भी उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर करता है, लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा उसकी मौत हो जाए तो काम हो सकता है। तो अब क्वेश्चन बताएगी खुशबू। खुशबू, एक जगह है ईस्ट दिल्ली, दिल्ली में, यहां से मान लेते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि मुझे अभी मानना है, जो भी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे, एक बहुत सज्जन व्यक्ति है, मान लेते हैं एक्स हैं, हम मान लेते हैं एक्स हैं। अब यंग लड़का है हमारा, मैं कह दूं मर जाए तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो मान लेते हैं कि हमारे ईस्ट दिल्ली से कौन है, मिस्टर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं। क्या हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये चुनाव कब? अगली साल चुनाव है, लगभग 4 साल हो चुके हैं, है ना, 4 साल हो चुके हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये 4 साल से लोकसभा के सदस्य हैं। अब मिस्टर एक्स का अचानक खबर आती है कि उनका देहांत हो गया है। ठीक है, अब सीट खाली हुई है, उपचुनाव होंगे, बाय इलेक्शन होंगे। बाय इलेक्शन होते हैं, बाय इलेक्शन में मिस्टर वाई इलेक्ट होते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इनका टेन्योर कितना होगा। वन ईयर का होगा। लोकसभा का ड्यूरेशन कितना था? – 2019 से 2024 था। अच्छा, तो इनको अब इनका टेन्योर कितना रह जाएगा? 1 साल का। क्यों? अक्षता,
क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। लोकसभा का ड्यूरेशन कितना है? 5 साल का है। इसके लिए मेंबरशिप आ रही है तो कितनी आएगी वो? ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने प्राइम मिनिस्टर भी डिस्कस किया है, सारी चीजें की हैं। 1-2 क्वेश्चन वहां से पूछ लो। एक क्वेश्चन बताओ फिर। एक बिल है, लोकसभा में चल रहा है, मान लेते हैं आतंकवाद निरोधक कोई भी कानून है, बिल आया लोकसभा में चल रहा है, पास नहीं हो पाता बेचारा। उससे पहले ही लोकसभा का सेशन खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मान लो फिर से इन्हीं की गवर्नमेंट आ जाती है, जो अभी वर्तमान में है, फिर से सरकार आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो बिल अपनी पुरानी स्थिति में बना रहेगा या वो बिल समाप्त हो जाएगा, इन्हें नए सिरे से इंट्रोड्यूस करना होगा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है, बहस चल रही थी, कुछ समय निकल गया था, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है। तो वो बिल समाप्त हो जाएगा या वो बिल उसी फॉर्मेट में बना रहेगा, अगली बार जब गवर्नमेंट आएगी तो उसको पास कर देगी। तुषार? समाप्त कर दी जाएगा। भूपिंदर? ये क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा। समझो, लोकसभा में जितने भी बिल पेंडिंग होते हैं, जैसे ही लोकसभा का सेशन खत्म होता है, वो नई गवर्नमेंट आएगी तो अपने सिरे से उसको क्या करेगी? री इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्व? लोकसभा के विघटन से क्या अर्थ है? विघटन क्या होता है? डिसॉल्व मीन्स क्या होता है? टेन्योर खत्म होने से ही डिसॉल्व होगा या पहले भी कभी हो सकती है? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है और सरकार गिर जाएगी तो उस स्थिति में क्या लोकसभा भंग हो जाएगी? अनुज? नहीं होगी। क्या होगा? वो सर मतलब दूसरे वाले उनमें से ही वोटिंग कर लेंगे। हाँ, एक हमारे पास में पहला व्यू आया कि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, लोकसभा भंग हो गई। दूसरा व्यू क्या आया कि नहीं होगी। खुशबू, आप किधर हैं? डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब ये सही है। प्राची? डिसॉल्व हो जाएगी। और कोई? तुषार? मोहन कुछ कह सकता है, इंटेलिजेंट लड़का है, ऐसे ऐसे देख भी रहा है। हाँ बताओ। डिसॉल्व हो जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी लोकसभा में मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाती है तो बस मुझे ये बताओ, क्या अपोजिशन को सरकार बनाने का कोई अवसर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो फिर भंग कैसे हुई? उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई है, लोकसभा भंग नहीं हुई। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, इसका मतलब कि सरकार को इस्तीफा देना है। सरकार ने इस्तीफा दे दिया तो इसमें लोकसभा कहां भंग हो गई? अब विपक्ष वालों के एक अवसर रहेगा कि वो अपनी सरकार बनाएं, वो जो मेजॉरिटी है उसको, नंबर जो है उसको अचीव करें, राष्ट्रपति जी के पास जाएं, अपनी सरकार बनाने के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो करें। अगर वो भी सरकार बनाने में असफल रहते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति जी स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे। और हाँ, जैसे अभी मेजॉरिटी इनके पास में है, क्रॉस वोटिंग हो जाती है, क्रॉस वोटिंग में क्या होगा? इनकी सरकार गिर जाएगी तो फिर राष्ट्रपति जी स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उन्हें लगेगा कि नहीं जी, अपोजिशन गवर्नमेंट नहीं ही बना सकता है,
तो वो भंग भी कर सकते हैं। और उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं विपक्ष सरकार बना सकता है तो उसको भी अवसर दिया जाएगा, उसके बाद वो भंग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ भी होगा तो भंगी हो जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछूं? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर होते ही वो जब पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कोई भी व्यक्ति लोकसभा स्पीकर बनेगा। क्लियर है? तो जब भी लोकसभा स्पीकर बनेंगे तो वो ओथ एंड एफर्मेशन उस पद की लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। प्राची, मोहन, लेंगे। स्पीकर के पद के लिए कोई शपथ नहीं ली जाती है, वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जो शपथ लेते हैं। इस पद के लिए स्पेशल कोई शपथ नहीं होती। ठीक है, और कुछ देख लो इसमें स्पीकर से ही, जो कुछ छूटा है वो यहां पे कवर कर लेते हैं। हमारे पहले स्पीकर कौन थे? हाँ जी बताओ कौन? एमएन मुंशी। ये नाम कहाँ से एकदम आ रहा है दिमाग में? इनका तो कुछ दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। ऐसा होता है जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो जब हम रन करने जाते हैं तो सामने से गार्बेज वैल्यू आ जाती है। गार्बेज वैल्यू समझते हो? कुछ भी दिमाग में रैंडमली कचरा आ जाता है, तो ये वही वैल्यू थी। हाँ, फ्रेडरिक जे व्हाइट हम क्या देखते हैं कि 1921 में पहले अध्यक्ष बनते हैं। तब इसको लोकसभा क्या, तब वो स्टेट भी नहीं, तब वो यूनियन लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर के नाम से, फेडरल लेजिस्लेचर के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन स्पीकर, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने लोकसभा में? कौन पहले भारतीय अध्यक्ष? कंफर्म? हम कहां से चल रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जो यूनियन टाइम से ही बने, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। वरना ये तो फिर अवैध हो जाएंगे ना, है ना। और देखो अब आपका वो जो प्रश्न है आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम किसको देखते हैं? जीवी मावलांकर। ठीक है, जीवी मावलांकर दिया जाते हैं। एक और प्रश्न आता है, ऐसे कौन से स्पीकर थे जिनको हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में आया परंतु वो हटाए नहीं जा सके? ये प्रश्न आता है, वो भी कौन है? जीवी मावलांकर। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा? मीरा कुमार या कुमारी? मीरा कुमार। उनके पिता ने उनके नाम के सामने, बेसिकली बापू जगजीवन राम जी थे जो फ्रीडम फाइटर थे,
उनकी वो बेटी हैं, तो उनका नाम ही उन्होंने, मतलब अच्छा देखो ऐसा है, लड़की और लड़के में अंतर किया जाता है बचपन से परवरिश के तौर पे। अगर अंतर ना किया जाए तो लड़की भी एकदम वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि लड़का। लड़की और लड़के में बेसिकली सोच का अंतर क्रिएट कर देते हैं हम लोग, कि लड़का है तो हम बचपन में उसको खेलने के लिए बंदूक दे दें, और लड़की है तो गैस सिलेंडर लेके आ रहे हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है कि, और हाँ लड़की है तो तू घर में रहेगी, तो लड़ाई नहीं करेगी। अच्छा लड़का है, हाँ बेटा पीट के आना, पीट के नहीं। अच्छा उसकी परवरिश वैसी हो गई ना, लड़की को भी बोलो बेटा बाहर से रोके नहीं ना, पीट के आना है, वो भी कैसी हो जाएगी, उसकी टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली लड़के और लड़की में हमारी सोच का अंतर हो जाता है, और सोच के अंतर से फिर वो उनमें रिफ्लेक्ट होने लगता है। अच्छा लड़की है तो इमोशनल होगी, सॉफ्ट होगी, क्यों होगी? अच्छा जब तुम्हारा लड़का बाहर से लड़के आ सकता है तो लड़की क्यों नहीं आ सकती? अच्छा बाहर लड़की लड़ रही है, तुम्हारी तो लड़की बहुत खराब है, तुम्हारा लड़का बहुत बढ़िया है। ये क्या है? बेसिक सोच का डिफरेंस है। लड़का सिगरेट पिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की खोखे पे सिगरेट पी रही है, अच्छा सोसाइटी क्या कहेगी, इसका चरित्र ठीक नहीं है। यही है ना, लड़कियों के सिगरेट पीती है, क्यों? लड़का नहीं पीता क्या? तो यहीं से क्या होता है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। बापू जगजीवन राम ने उनको किस तरीके की परवरिश दी? फौज सेवा में रही, फिर लोकसभा स्पीकर बनी, एकदम सख्त, कोई मसले ही नहीं है। लगभग वैसी ही परवरिश की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा जी की। आयरन लेडी ऐसे ही नहीं बोलती, वो जिस तरीके से सख्त निर्णय लिए उतने तो हमारे बाकी प्राइम मिनिस्टर नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसी ही अतीत में एक परवरिश की थी इल्तुतमिश ने रजिया की, सख्त लेडी। बस डिक्लाइन के पीछे वहां की सोसाइटी जिम्मेदार है कि अगर रजिया शिकार खेलने जा रही है तो जा क्यों रही है? मसले तो वही खराब, मतलब सोसाइटी की टेंडेंसी खराब है तो मामले खराब हो जाते हैं। तो अगर परवरिश ना की जाए तो बेटा बेटी में बहुत ज्यादा कोई अंतर होता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और इसके अलावा कौन? मीरा कुमार के अलावा फिर क्या यार, कहाँ से जाएगा ये? टाइप इसको उस बॉक्स में से इधर निकालो, छोड़ो, इसको इधर देख लो। उस बॉक्स में से इधर निकालो, दूसरे वाले में। सुमित्रा महाजन, ठीक है। उसके बाद जो अभी हमारे वर्तमान में हैं उनका क्या नाम है? ओम बिरला। ओम बिरला। ओम बिरला। तो अभी इतने हैं, इनसे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चला गया है, लिख लो, बोल देता हूँ। सुमित्रा महाजन के बाद वर्तमान के स्पीकर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो वो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो स्पीकर से ये इतने प्रश्न आ सकते हैं। एक वो सर आर्टिकल कौन सा होता है इसके लिए मोबाइल? इनको हटाए जाए संबंधी नॉर्मल प्रपोजल पास करते हैं। आर्टिकल एक मिनट कंफर्म करूं, रिमूवल ऑफ आर्टिकल जानना है आपको? ओके। Article 179, the Constitution for removal of the Speaker and Deputy Speaker. Article 179, ठीक है। अच्छा, और कोई इससे कोई संबंधित प्रश्न आ रहा है? सोचो लोकसभा खत्म है आज, फिर हम दोबारा लोकसभा नहीं करेंगे, और एक बार कॉपियों में देख लो कहीं कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा हो, पूछना हो। मोहन, फाइन। कल जो मैंने वीडियो देखी उसमें 94 दिखा रहा था। इसको मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, कोई मसले नहीं। खत्म करें इसको।
चलो अब देखो, हमारी लोकसभा भी हो गई, राज्यसभा भी हुई। अब हमें क्या करना है? अब हमें कहने हैं, उधर हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया है। अब हमें करना है क्या? दो टॉपिक है हमारे पास, जो तुम्हें बता दो जो करना है। एक तो हम कर सकते हैं इसी क्रम में हाई कोर्ट कर सकते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर कर सकते हैं। बताओ, स्टेट लेजिस्लेचर का ले, राज्य विधानमंडल इससे कनेक्टेड भी है और ठीक भी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसको देखा भी था थोड़ा सा, तो आज पूरा उसका व्यू देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल देख लो क्या है। सभी राज्यों में एक असेंबली बनाई जाती है। कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसमें दो चीज़ें हैं, एक है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और ये सारी व्यवस्थाएं किसके लिए होती हैं? ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं राज्यों के लिए, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। विधानसभा, इसको इंग्लिश में बोल देंगे असेंबली, और इसको बोल देंगे काउंसिल, ठीक है। कुल मिला के अभी तक हमारे सभी राज्यों में विधानसभा तो है ही। हमारे पास दो यूनियन टेरिटरीज थी जिनकी अपनी विधानसभा थी। कौन कौन सी? दिल्ली और पौंडुचेरी। अच्छा, अब जैसे अब राज्यों में कैटेगराइजेशन हो गया, एक हो गए राज्य हो गए, दूसरे हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? नहीं, अभी वो तो गवर्नमेंट छोड़ दो। अभी सिंपल इतना बताओ कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में क्या अंतर होता है? यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अच्छा, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर। इन दोनों के होने से वहां की कार्य प्रणाली में क्या अंतर आता है? डायरेक्ट कंट्रोल ओके, तो फिर ये बताओ कि इनके बनाए जाने का आधार ही क्या है? कब किसको हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं और कब किसको हम राज्य बना रहे हैं? वो बनाए जाने के भी तो कुछ आधार होंगे। पॉपुलेशन और एरिया और आपने कभी सोचा कि क्यों यूनियन टेरिटरीज बना रहे हैं और क्यों हम स्टेट बना रहे हैं? सबको स्टेट बना दें, बना सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों रहा कि कुछ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, कुछ को स्टेट बनाया गया? सचिन, कोई आइडिया? नहीं, देखो, स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के पीछे अलग अलग थियरीज और सिद्धांत रहे हैं और इनके पीछे अलग अलग रीज़न रहे हैं। रीज़न क्या रहे हैं वो देख लो। जब सबसे पहले इंडिया आज़ाद होता है तो ऐसे क्षेत्रों को जिनका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहना अनिवार्य था, जो कि स्ट्रेटेजिक महत्व की जगह थी, जो कि सामरिक इम्पोर्टेंस रखती थी। जैसे इनिशियल फेज में हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं थी, तो जिनको कंट्रोल हमें प्रत्यक्ष सेंटर के पास में रखना था, क्योंकि उनका रणनीतिक और सामरिक महत्व था, उनको हमने क्या बनाया? यूनियन टेरिटरी बनाया। जैसे अभी आप देखो कि अभी अरुणाचल प्रदेश आपका एक स्टेट है। इनिशियल फेज में जब वो बना, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया में था, क्योंकि हमें चीन से वहां पे खतरा भी था, वॉर भी हुए चीन के साथ में, तो हमने उसको क्या स्टेटस दे के रखा? यूटी का।
ताकि प्रत्यक्ष तौर से अगर हमें कोई निर्णय लेना है, अगर हमें कोई एक्शन लेना है, तो सीधा का सीधा हम जल्दी से वहां पे उस पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें या नियंत्रित कर सकें। तो पहला रीजन क्या हो गया, उसकी सामरिक आवश्यकता या महत्व। सेकंड, और क्यों बनाई गई यूटी? ऐसे ही आप देखो, गोवा था, गोवा 1987 तक यूटी रहा है, उसके बाद वो क्या बना, स्टेट बना, ठीक है। और दूसरी कंट्री की मतलब कोई अटैक हो तो वो जहाँ से काउंटर कर सके जल्दी। हाँ, सामरिक स्ट्रेटेजिक महत्व तो है ही। और बताओ, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए सर, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, हाँ कह सकते हैं। देखो, एक जिसमें दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, किसी एरिया को लेके दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको क्या हम यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं कि ना ये तुम्हारा ना तुम्हारा। ऐसे देखो, एक जगह है चंडीगढ़, पंजाब एक स्टेट था। 1966 में क्या बनता है, हरियाणा बनता है। और हरियाणा बना तो अब डिस्प्यूट इस बात पे हुआ कि चंडीगढ़ किसके पास रहेगा, झगड़े शुरू हो गए। दोनों लोग चाहते हैं कि ये उनके अधिकार में रहे, तो फिर सेंटर को हस्तक्षेप करना पड़ा और चंडीगढ़ को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं। इसके बाद अब कुछ यूनियन टेरिटरीज में पॉपुलेशन बढ़ी, सारी यूनियन टेरिटरीज में इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वहाँ पे विधानसभा, अच्छा मिनिमम किसी भी विधानसभा में जो सदस्य चाहिए वो लगभग 60 सदस्य होने चाहिए। विधानसभा बनने का ये नियम है कि वहाँ पे 60 सदस्य होने चाहिए। लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है तो विधानसभा बन नहीं सकती। अब इनमें ही दो हमारे सामने क्षेत्र आते हैं, एक आता है पौंडुचेरी और एक आता है दिल्ली। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये तो पहले से ही स्टेट था, अभी तो अलग किया है इसको, ठीक है। अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अभी हम किसकी बात करेंगे, दिल्ली और पौंडुचेरी की। अब होता क्या है कि टाइम के साथ में धीरे धीरे, अच्छा देखो, जो पौंडुचेरी की कंडीशन है वो दिल्ली से अलग है, दोनों में डिफरेंस है। तो अब धीरे धीरे टाइम के साथ में हुआ क्या कि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आने लगी, और वहाँ पे लोगों को सारी की सारी स्वास्थ्य, चिकित्सा, मतलब ये शिक्षा, सड़क देने ही है। तो वहाँ पे किसका विकास किया जाता है, नगर निगम का विकास किया जाता है। फिर जब उनसे हमें लगता है कि वो उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसमें क्या बनाते हैं, विधान सभाएं बनाते हैं। लेकिन क्योंकि इनका स्ट्रेटेजिक या सामरिक महत्व भी है, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिनके पीछे ये बनाए जाते हैं। अब देखो है क्या कि हमने पौंडुचेरी में क्या किया हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि अभी भी पौंडुचेरी किससे गवर्न हो रही है, सेंटर से, सेंटर से गवर्न हो रही है, केंद्र से गवर्न हो रही है। क्यों, उसका सामरिक महत्व भी है। और पौंडुचेरी क्या रहा है, फ्रांसीसी कॉलोनी रहा है। इससे पहले क्या था, वो फ्रांसीसी कॉलोनी था, तो उसका स्ट्रेटेजिक महत्व भी है। तो हमने उसको क्या बना के रखा हुआ है अभी तक, यूनियन टेरिटरी बना के रखा हुआ है। इससे अगर हम दिल्ली को कंपेयर करें तो यहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। इसका कोई बहुत ज़्यादा सामरिक वाला तो मसला है नहीं कि किसी बॉर्डर पे पड़ी हुई है, इससे इसको किसी से खतरा है। अब है क्या कि दिल्ली में बनना है पार्लियामेंट, दिल्ली में संसद होनी है। अब संसद में सभी पूरी इंडिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, उनके रहने के लिए चाहिए, उनको सुरक्षित माहौल चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली एक पॉलिटिकल सेंटर है, तो हमने क्या बनाया, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया। अब यूनियन टेरिटरी रहेगी तो केंद्र सरकार के पास में रहेगी। लेकिन टाइम के साथ में क्या हुआ, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ गई। 1957 से ही यहाँ पे नगर निगम तो थे ही, नगर निगम के चुनाव होते हैं ना, आपके देखो काउंसलर होते हैं, सड़क, पानी, ये सब 272-73 वार्ड हैं दिल्ली में जिनमें काउंसलर का इलेक्शन होता है, ठीक है। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी तो हमें लगा यहाँ पे और थोड़ा सा पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए। तो 1991 में हमने क्या बनाई, विधानसभा बनाई। 1991 में विधानसभा बन जाती है। विधानसभा बनने के बाद अब संकट इस बात का आया कि इसको किस तरीके से गवर्न किया जाए, क्या इसको केंद्र सरकार के पास रखा जाए या इसको राज्य की तरीके से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली क्या है, राजनीतिक अड्डा है, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी सेना के जितने भी सारे के हेड ऑफिस सबके दिल्ली में ही हैं।
आप देखो कि धौलाकुआ एरिया में पूरा क्या है, कैंट एरिया है, तो मतलब जितने भी विंग्स हैं सारे के सारे, उनके सेंटर हेड ऑफिस सबके दिल्ली में। अगर किसी राज्य के पास में हो सकता चला जाए, मान लो कि अगर दिल्ली सरकार के पास में चला जाए, तो हो सकता है सिक्योरिटी उस लेवल पे प्रोवाइड ना की जाए जिस लेवल पे सेंटर की रिक्वायरमेंट है। ये जिस तरीके से इनके साथ में पूरा का पूरा बिहेवियर होना चाहिए। इन वजहों से दिल्ली को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना के रखा गया है, और राज्य के पास में केवल 2-3 ही विषय छोड़े गए हैं, जैसे हेल्थ, शिक्षा, सड़क, ये सारी चीजें किनके पास में है, राज्य सरकार के पास में है। और उसमें भी अब जैसे हेल्थ ही है ना, तो हेल्थ को भी यहाँ पे 2-3 हिस्सों में बांट दिया है। एक फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, ये राज्य सूची के विषय है। कृषि क्या है, राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय, ठीक है। क्या समझा था मैं, दिल्ली की स्थिति बता रहा था। अब समझ में आया कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने और राज्य बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट रही। सिक्योरिटी रही, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी भी रही, और एक उसका स्ट्रेटेजिक महत्व भी रहा, वहां की पॉपुलेशन भी रही। क्या सभी यूनियन टेरिटरीज में एक जैसी व्यवस्थाएं हैं? इनमें क्या क्या अंतर है वो बता दो। अच्छा, 2 जगह हमें कौन मिलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अब जम्मू कश्मीर में भी कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलते हैं हमें 3 जगह, जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे, दिल्ली में मिल जाएंगे, और पांडुचेरी मिल जाएंगे। अब इनका शासन कैसे चलता है? इनको जो हेड या गवर्न करेगा उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जो इन एरियाज को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, ठीक है। और ये किसको रिपोर्ट करते हैं, केंद्र में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर समझ में आया। अब वापस आ जाओ राज्यों पर, समझ में पता चला केंद्र शासित प्रदेश क्यों बन रहे हैं और राज्य क्यों बन रहे हैं, ठीक है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें केवल 1 सदन है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन है। अब किस में 1 सदन रहेगा और किस में 2 सदन रहेंगे, और ये क्यों रहेंगे, उस पर 2 मिनट बात कर लेते हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा। राज्यों में 1 सदन के पीछे क्या नियम है और 2 सदन के पीछे क्या नियम है। जिनकी सामान्यतः पॉपुलेशन कम है उनमें ये, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं लेकिन अनडिक्लेयर्ड सा है, एक प्री इस्टेब्लिश फैक्ट है कि जिनकी पॉपुलेशन कम है वहाँ हम किससे काम करते हैं, वहाँ हम विधानसभा से काम करते हैं। अब आप देखो कि जिन जिन राज्यों में भी विधानसभाओं में 100 से कम सदस्य हैं वहाँ पे सिंगल हाउस है, सिंगल हाउस है। इसके अलावा विधानसभा में, विधान परिषद में विधानसभा के कितने सदस्य होंगे ये किस बात पर निर्भर करता है। विधानसभा के 1/3 लोग विधान परिषद में अधिकतम हो सकते हैं। विधानसभा के 1/3 लोग विधान परिषद में हो सकते हैं। अब जिसकी विधानसभा में पहले ही 60 लोग हैं, बड़े सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें कितने हैं, 60 हैं। अब वो 60 में से जब 1/3 जाएंगे तो 20 लोगों के लिए बनाना परिषद ठीक है क्या, बेफालतू में टेंशन और लेंगे, राज्य के वित्तीय खर्चे बढ़ जाएंगे, यही है ना, ठीक। अब जैसे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है, उस पे कितने मेंबर हैं, विधानसभा में 400 हैं, 402 या 403, विधान परिषद में 100। बात समझ में आ रही है। तो उसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 1/3 सदस्य वहां के हो सकते हैं। अब जिनमें 100-150 के आसपास है, आप बताओ परिषद बनाने का कोई औचित्य है, इसीलिए उन राज्यों में परिषदें नहीं हैं। अब ये विधान परिषद है किस राज्य में,
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट्स में है, वो आपसे क्या पूछ लेता है, वो आपसे पूछ लेता है प्रश्न कितने राज्यों में है, जल्दी से बता दो कौन कौन से। यूपी और एक तो हाँ, एक कौन सा हो गया, यूपी, और महाराष्ट्र, हाँ, ऐसे लर्न करो। देखो यूपी के साथ में ही एक अपना भाई है, अरे बिहार। आप महाराष्ट्र चले जाओ, सबको बिहारी काउंट करते हैं लोग, है ना। फिर आओ, नहीं गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र। इसके बाद राजस्थान, नहीं, मैं ही बता देता हूँ, इतना टेंशन क्या लेनी है, सारी टेंशन में हूँ। एक है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश से निकला एक तेलंगाना, वो कहता नहीं तुमने तो विधान परिषद बना ली, बनाएंगे तो हम भी, तो क्या हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। फिर एक हो जाएगा कर्नाटका, और इसमें एक हो जाएगा ठीक है, 7 हो गए। ना 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 ना, रुको रुको, एक मिनट चेक करो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक मिनट रुको, इन दोनों में से एक को चेक करो जरा, इन दोनों में से एक ही होना चाहिए। इरेजर कहाँ है भाई इसकी, पूरा ही रिमूव हो जाएगा, छोड़ो एक बार चेक करो उसको। सर दोनों में ही है, वैसे तो 6 लिखते हैं लेकिन जो लिस्ट है उसमें 7 7 मेंशन है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि 7 हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास में कितने स्टेट हो जाएंगे, 7 ही हैं जो लिखे थे, 7 ही हैं। लिस्ट में 7 के 7 का नाम है ना, ठीक है ठीक ठीक, तो वो 6 नहीं है, वो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। लिख दो, नाम लिखो जल्दी से। स्टेट दैट हैव काउंसिल, लिखो जल्दी से। वे राज्य जिनमें परिषदें हैं, वे राज्य जिनमें परिषदें हैं। उसी पैटर्न में याद कर लो। नंबर 1 उत्तर प्रदेश प्लस बिहार कर दो, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार। नंबर 2 तमिलनाडु नहीं है अंदर इसमें। अभी इसको चेक कर लेता हूं, कुछ जगह पर शो कर रहा है, कुछ पर नहीं कर रहा है, चेक कर लें। दो जगह चेक करा था। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, क्या लिखा, यूपी बिहार लिखा। नंबर 2 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अच्छा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसको जो चेक करो। तमिलनाडु को तमिलनाडु नहीं है, कंफर्म तरीके से। नहीं है। भूपिंदर एक बार तुम भी इसको चेक करो, अलग जगह पे कहीं कुछ जगह पे मेंशन है, कुछ पे नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र। अभी तेलंगाना चेक कर लेते हैं। तेलंगाना तो है, तो तमिलनाडु नहीं है। तेलंगाना है, तमिलनाडु नहीं है। तमिलनाडु को चेक करो एक बार। ये तो राजस्थान। नहीं, इसके अलावा भी मिल जाता है वो, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं जिस पे मेंशन है। अक्षता मिला, तमिलनाडु नहीं है। टोटल कितने हो जाएंगे, 6। ठीक। अब वापस फिर से समझाऊं आगे। स्टेट लेजिस्लेचर गठन कैसे होता है वो समझ में आ गया। एक विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, किसमें विधानसभा होगी, किसमें विधान परिषद होगी, समझ में आ गया। अब आ जाओ विधानसभा। विधानसभा किससे मिलके बनी हुई है।
अच्छा एक और चीज़ बताओ सबसे पहले, गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल और गवर्नर इज अ मेंबर ऑफ काउंसिल? सर स्टेट लेजिस्लेचर का वह सदस्य नहीं है, हिस्सा है, ठीक है। वो सर स्पीकर होता है तो हाँ सदस्य तो स्पीकर है ही, सदस्य स्पीकर है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ विधान परिषद में। विधान परिषद किस पर निर्भर करेगी? विधान परिषद का आकार अलग अलग राज्यों पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि 400 से लेके और मिनिमम कितने होने चाहिए, 60 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद भी हैं, 60 से कम सदस्य भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और देख लो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? वही है ना जो पहले राज्यसभा में उसमें थी। राज्यसभा में थी? नहीं तो एक मिनट रुको जा, मुझे जा बताना कि राज्यसभा के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। मतलब मैं इतनी देर से लोकसभा पढ़ा रहा हूँ और तुम बता रहे हो क्या राज्यसभा? राज्यसभा हमने 2 क्लास पहले किया ना, जल्दी से बताना राज्यसभा के लिए क्या सदस्य चाहिए होती है? बहुत गलत बात है, बहुत गलत। तो शायद जरा बताना राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? सर वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 30 साल हाँ, होनी चाहिए। उसकी एज 30 साल 30 साल होनी चाहिए। और मुझे पता नहीं सर। और शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30। प्राची जा क्लियर करो। सर 25 है ना क्या? एज? बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। मतलब याद मतलब पढ़ लिया करो, ये गलत बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए 25 चाहिए 25 तो है और उसके लिए 30 चाहिए। इसमें इतनी कन्फ्यूजन क्या थी? तो इतना देर का प्रश्न भी नहीं था जितना कि तुमने बना दिया, ठीक है। नहीं गलत नहीं लगा मुझे, ये गलत लगा कि तुमको इतना सोचना पड़ा। सोचने का पड़ा सर, मैंने तो सबसे पहले बताया ऐसा मैंने 30 साल ही बताया। should be a citizen of India, should have completed age of 25 years। अच्छा हिंदी में बताऊँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशन है। अब ये सर सभी नहीं हुई। हाँ, व्हाट इज दी क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नमेंट लाभ का पद क्या है जो हम बार बार पढ़ते हैं? लाभ का पद, व्हाट इज दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जल्दी से बताओ। केवल गवर्नमेंट जॉब, सभी प्रकार की, उनके लेवल भी बता दो। गवर्नमेंट जॉब आप 3 जगहों पे करते हैं, केंद्र के अधीन, राज्यों के अधीन और नगर निगम में, परिषदों में। तो ये 3 जगह पे आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप किसके तहत आते हो? लाभ के पद पर। इतना ही है। क्या ये सही बात है कि इनको लाभ के पद में रखना और मुख्यमंत्री के पद को लाभ के पद से बाहर करना, ये कहाँ का न्याय है? लाभ क्या होता है?
लाभ का मेरे को मतलब बताओगे? अच्छा, एक और चीज़, एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ। जो भी व्यक्ति कानून बनाएगा या जो भी व्यक्ति कुछ किसी के लिए नियम बना रहा है, वो कम से कम इतना तो चाहेगा ही कि मैं इस दायरे में आऊँ, फिर भी मुझे थोड़ा सा छूट मिल ही जाए। अगर ये भविष्य में मेरे भी ऊपर एप्लीकेबल हों तो कम से कम थोड़ी बहुत तो छूट मिल ही जाए मुझे। ऐसा इंटेंशन रहता है या नहीं रहता है? अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में केवल ये 3 चीजों को मेंशन किया है। मेंशन करने वाली बात थी, मेंशन कर दिया। अब बोला कि सरकारी एम्प्लॉय नहीं लड़ सकता। अब एक बात बताओ, सरकारी एम्प्लॉय को बेचारे को क्या मिलता है? एक सैलरी मिल रही है, छोटा मोटा कोई पद मिला होगा, इतना ही होगा ना। सरकारी नौकरी में मान लो कि सेक्शन ऑफिसर भी है तो एक पद मिल गया, 15-20 लोग उसके नीचे है, बाकी एक सैलरी है, इतना ही है। प्राइम मिनिस्टर को कितना लाभ मिलता है या प्रधानमंत्री को कितना लाभ मिलता है? सॉरी, सीएम को, स्टेट सीएम को। स्टेट सीएम का अपना एक कार्यालय है, अपनी एक सैलरी है, अपनी एक पद और प्रतिष्ठा है, घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है। क्या इनको लाभ के दायरे में नहीं आना चाहिए? ये बता दो। लाभ वो है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी डिग्निटी को अपलिफ्ट करे। आपको पूरा घर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, लोग काम करने के लिए मिले हुए हैं, तो बस ये बता दो ये लाभ के पद से क्यों बाहर है? ये वही नहीं है कि हमने कानून बनाए तो यार हम पे अप्लाई मत करो, तुम सब पे करेंगे। एक अगर सरकारी स्कूल का मास्टर है, थोड़ा सा समाज को लेके सजग है, उसको अगर चुनाव लड़ना है तो उसको इस्तीफा देना है। बात समझ रहे हो? और हमारे मोदी जी हैं, वो गुजरात के सीएम रहते हुए प्रधानमंत्री का पूरा चुनाव लड़ते हैं। उनकी वो पोस्ट तो सुरक्षित है ही, चाहे वो लोकसभा जीतते या हारते, वहां तो वो सुरक्षित है ही। पूरी इंडिया में वो घूम रहे हैं, पूरी इंडिया में प्रचार कर रहे हैं, पूरी इंडिया में वो चल फिर रहे हैं, वो पद सुरक्षित है। अच्छा, अगर चुनाव जीत जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वहां से रिजाइन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर है। तो यार ये बाकियों के लिए भी कर दूं ना, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय चुनाव लड़ना चाहता है तो ठीक है भाई, तू लड़ ले, जीत जाए तो छोड़ दियो, वरना रहने दे, इतना ही तो होना है। लेकिन अपने मन मुताबिक कानून बना लो और अपने मन मुताबिक उनकी व्याख्या कर दो, ये बहुत बढ़िया बात है। आप बात समझ रहे हो? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझ में आया कि जो भी कानून बनाएगा थोड़ा बहुत तो उसका एडवांटेज लेगा ही, इसके अलावा लाभ का मुझे तो और कुछ मतलब समझ में नहीं आता। या आप लोगों को आ रहा हो तो बता दो, आ रहा है लाभ का मतलब? हमने गवर्नर का पद बहाल कर रखा है लाभ के पद से, हमने वाइस प्रेसिडेंट का बहाल किया हुआ है, हमने प्राइम मिनिस्टर का पद बहाल किया हुआ है, हमने सीएम का पद बहाल किया हुआ है, हमने लोकसभा के सदस्य का पद बहाल किया हुआ है, राज्यसभा के सदस्य का पद बहाल किया, विधानसभा के सदस्य का पद, सारे पद ही बहाल कर रखे हमने। वो जितने राजनीतिक मामले हैं उन सबको हमने एग्जम्पशन दे दिया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। बाकी अगर आप कहीं एक सरकारी भी नौकरी कर रहे हैं ना, ग्रुप डी की, तो वो भी किस में है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या क्या योग्यता चाहिए। विधानसभा में विधानसभा की सदस्यता कैसे आपकी जा सकती है, वो आप बता दो। सेम वही नियम है जो लोकसभा में सदस्यों के लिए है। ठीक है? विधान परिषद आपने उधर पढ़े थे, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में सेम डिक्टो वैसा ही चलना है जैसा पार्लियामेंट में चला था। ऑर्डिनरी बिल को विधानसभा पास कर सकती है, विधान परिषद गिरा सकती है, या ऑर्डिनरी बिल को विधान परिषद पास कर सकती है, विधान परिषद गिरा सकती है। सेकंड आता है आपका मनी बिल।
मनी बिल की कंडीशन सेम वैसी ही है जैसी संसद में होती है, कोई मसला ही नहीं होगा। मनी बिल को अधिकार कहां रहेंगे? विधानसभा में। अच्छा, कोई भी बिल जब विधानसभा और विधान परिषद से पास होके किसके पास जाएगा? राज्यपाल जी के पास में जाएगा, तो वो क्या करेंगे? उस पे हस्ताक्षर भी कर सकते हैं और उसको सदन में वापस भी भेज सकते हैं। ठीक है, यहां पर राज्यपाल जी के पास में राष्ट्रपति जी से एक शक्ति थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। इस मामले में कैसे? केंद्र में जाओ, अगर कोई बिल संसद पास करके राष्ट्रपति जी के पास में भेज देता है तो राष्ट्रपति जी उसको पहली बार में पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकते हैं। भेज सकते हैं नहीं? भेज सकते हैं। वही बिल अगर सेम फॉर्मेट में संसद फिर से पास करके राष्ट्रपति जी के पास में भेज देगा तो क्या होगा? और अभी भी वो मना करें तो नहीं कर सकते, या उनका मन नहीं है, बोला करेंगे ही नहीं, तो कर सकते हैं। हाँ जी, अगर वो दूसरी बार में उस पर साइन नहीं करते हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा। साइन करें या रिजाइन करें। लेकिन अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, राज्यपाल जी ने पहली बार कोई बिल वापस विधानमंडल में भेज दिया है, ठीक है, वही बिल बिना किसी संशोधनों के फिर से पास होके राज्यपाल जी के पास में चला जाता है, तो अब राज्यपाल जी की स्थिति कैसी होगी? मना कर देंगे, मना कर देंगे, कर सकते हैं? नहीं, वो इस बार एक नया गेम करेंगे और कहेंगे कि इस बिल को राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के लिए मैंने वापस भेज दिया। मतलब राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के लिए क्या किया है? भेज दिया है। और हमारे यहाँ बुजुर्गों से प्रश्न नहीं पूछते। अगर किसी राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के लिए कोई बिल भेजा है तो उसके वापस आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि अगर उसको खुद ही करने होते तो वो कर ही देते, क्योंकि करने नहीं थे इसलिए कहां भेज दिया? राष्ट्रपति जी के पास में। और विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति जी से प्रश्न करे कि आपने बिल पर साइन, या यहां संसद नहीं पूछते राष्ट्रपति जी से कि उन्होंने साइन किए या नहीं किए। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा विधानमंडल में हमने विधानसभा देख ली, विधान परिषद देख ली, इसका इलेक्शन कैसा होता है? इसके सदस्यों का डायरेक्ट, इसके सदस्यों का इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इसके लिए एज कितनी चाहिए? 25। इसके लिए एज कितनी चाहिए? 30। तो फिर से अब एक इसमें प्रश्न बनता है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं, वो विधानसभा से आएंगे या विधान परिषद से आएंगे? हाँ जी, मुख्यमंत्री विधानसभा से आएंगे या विधान परिषद से आएंगे? किसी से भी आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं। जो वो है यूपी के विधान परिषद से। हाँ, इसके अलावा अगर आप सीएम बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उस समय यह भी जरूरी नहीं है कि आप उस समय विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हों। आप बाहर के भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो 6 महीने के भीतर में या तो आपको विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी जरूरी है। आप अपने पद पे बने रहेंगे। मान लो एक ऐसी कंडीशन हम देखते हैं, 2007 के आसपास में झारखंड में एक पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके हेड हैं शिबू सोरेन, जो कि उस समय केंद्र में कोयला मंत्री थे। उनकी पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ती है और चुनाव जीत जाती है। वो यहां से इस्तीफा देते हैं और वहां क्या बन जाते हैं? सीएम। और अब जा रहे हैं वो चुनाव लड़ते हैं और इतनी खराब किस्मत उनकी, वो चुनाव हार जाते हैं। एक व्यक्ति सीएम पद पे रहते हुए
अपने लिए विधानसभा का चुनाव हार गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? दोबारा से इलेक्शन पद छोड़ना पड़ेगा। पद सीएम का इलेक्शन दोबारा अच्छा, तो ऑप्शन ले लो, केवल सीएम का चुनाव दोबारा होगा या पूरी सरकार का इस्तीफा होगा? सीएम सीएम का चुनाव दोबारा होगा। केवल सीएम का, सरकार काम करती रहेगी, ये कहना चाहते हो आप? पूरी सरकार का इस्तीफा होगा, पूरी सरकार का इस्तीफा। अगर आज अभी सेंटर में समझ लो मोदी जी हैं, मोदी जी अगर इस्तीफा देते हैं तो पूरी सरकार का इस्तीफा होगा। ये सर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात होती तो है। भाई ये स्टेट में ऐसे होगा ना जैसे तो PM स्टेट में हेड आपको ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि बिल्कुल सेम डिक्टो वैसे ही होता है जैसे यहाँ पे केंद्र में होता है। अगर वो इस्तीफा देगा तो पूरी सरकार देगी। जी, अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो केवल उस मंत्री का ही स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर राज्य में सीएम की मौत हो जाती है या यहाँ पे पीएम की मौत हो जाती है तो पूरी सरकार के इस्तीफे हो जाते हैं, दोबारा से सरकार चुनी जाती है। इसके अलावा इससे प्रश्न क्या आएंगे? अब हमें देखना है कि किसकी विधानसभा में कितनी सीट्स हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये देखना है हमें। इसके अलावा इधर क्या देखना है? कितने राज्यों में विधान परिषद है, उसमें कितनी सीट्स हैं, ये प्रश्न देखना है। इसके बाद फिर हमें क्या देखना है? हमें देखना है चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के साथ में हमें क्या देखना पड़ेगा फिर? गवर्नर। और यही क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। कल की क्लास में या जब भी क्लास है इसको आके फिनिश करते हैं, ठीक है? चलो। और हाँ, आज 1.5 घंटा लगा के समझाया है, कम से कम किताब खोल के पूरा टॉपिक खत्म कर देना, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही।